नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और खबर का हर चैप्टर इतने विस्तार से खोलता हूं कि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलते हैं। तो बिना वक्त गवाए अटेंडेंस से पहले आपको बता देता हूं कि आज कौन कौन सी क्लास लगेगी। एक तो डिटेल आ गई है, देखिए कि भारत में कितनी लाख नौकरियां जाएंगी, क्योंकि दुनिया बर्बाद हो रही है और ऐसे में भारत में कितने लाख नौकरियां जाएंगी, आपकी नौकरी कब तक जाएगी नहीं जाएगी, आज ये बताऊंगा। सूट बूट वाले वो रक्षक जो आपकी नौकरी बचाएंगे, आज उनसे आपको मिलवाने वाला हूं। वो सूट बूट वाले रक्षक कौन है? इसके अलावा यूक्रेन को रूस नहीं अमेरिका खत्म कर दे। लोग सोच रहे हैं ना कि रूस यूक्रेन को खत्म करेगा, नहीं बॉस, अमेरिका खत्म करेगा यूक्रेन को। कैसे, पूरी स्क्रिप्ट बताऊंगा। यूक्रेन की बर्बादी का कारण बनने वाले अमेरिकी कबाड़ का चैप्टर भी खोलूंगा। और फिर आज बड़ी स्पेशल क्लास है, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स आजकल किससे डरने लगे हैं, उसका चैप्टर भी। और फिर हिंदू गौरव शिवाजी की वो तलवार जिससे औरंगजेब कांपता था, आज उस तलवार के बारे में आपको हिस्ट्री का चैप्टर खोलकर बताऊंगा। भवानी, जगदंबा और तुलजा मुगलों को डराने वाली तलवारों का हिस्ट्री का चैप्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शिवाजी की वो तलवार कहां है, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत दे दी। कहा कि अगले आदेश तक जो शिवलिंग रूपी आकृति है उसकी जगह को संरक्षित रखिए। हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि संरक्षण को आगे बढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वो मांग मानी। उत्तर प्रदेश में मदरसों का जो सर्वे हो रहा था वो काम पूरा हो गया है और इस सर्वे के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 60 जिलों की रिपोर्ट आई जो सरकार को सौंप दी गई। इसमें 8,496 ऐसे मदरसे मिले जो मान्यता प्राप्त नहीं है। इसमें भी नेपाल बॉर्डर से सटे बहराइच के 792 मदरसों में से 491 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है। मतलब उनको कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा मिल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, कुछ जानकारी सरकार के पास है। गुजरात में कांग्रेस और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 3 दौर की बैठक हुई, फिर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई कि चलिए मिलकर लड़ते हैं। 182 सीटों में से एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसमें उमरेठ है, नरोदा है और देवगढ़ बरिया की सीट। ये तीनों सीटें बीजेपी के पास हैं फिलहाल। 2017 के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ी थी। गुजरात में एनसीपी के पास अभी 1 सीट है। हिमाचल प्रदेश में कल विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़े। राज्य की सभी 68 सीटों पर एक ही दिन में मतदान हो जाएगा। सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी, 5 बजे वाइंड अप। चुनावी मैदान में कुल 412 उम्मीदवार हैं, 24 महिलाएं हैं। 56 लाख वोटर इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल कर देंगे। टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने 46 साल की उम्र में दम तोड़ दिया। सुबह जिम करने गए थे, वर्कआउट कर रहे थे, उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सिद्धांत को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। सिद्धांत ने कुसुम, वारिस और सूर्यपुत्र करण जैसे सीरियल्स में काम किया था। राजू श्रीवास्तव और दीपेश भान के बाद सिद्धांत तीसरे एक्टर हैं जिनकी मौत जिम में वर्कआउट करते समय आए हार्ट अटैक से हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया। राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषी जेल में बंद थे। एक दोषी एजी पेरारीवल्लन को इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया। अब अदालत ने बाकी 6 दोषियों को भी रिहा करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेल में बंद नलिनी श्रीहर, पी रविचंद्रन, मुरुगन संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पयास रिहा हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए। एलन मस्क के राज में ट्विटर में नए नए कारनामे हो रहे हैं। ट्विटर पर जीसस क्राइस्ट नाम का अकाउंट वेरीफाइड हो गया और इस अकाउंट के बायो में कारपेंटर, हीलर और गॉड लिखा है। अकाउंट वेरीफाइड होने पर यूजर्स ने लिखा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फेक हूं। ट्विटर खरीदने से पहले एलन मस्क ने फेक अकाउंट पर चिंता जताई थी, लेकिन अब ट्विटर पर ऐसे अकाउंट को वेरीफाई कर दिया गया है जो खुद को भगवान यानी गॉड बता रहा है। दिन भर की खबरों का हो गया रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज आपको बताऊंगा कि जब दुनिया भर में लाखों नौकरियां जा रही हैं तो भारत में क्या हो रहा है, भारत में कितने लाख लोगों की नौकरी जाएगी, और आपको उन सूट बूट वाले रक्षकों के बारे में भी बताऊंगा
जो आपकी नौकरी बचाएंगे। अक्सर आप नरेंद्र मोदी के जो खास विरोधी हैं उनको आप ये कहते हुए सुनते होंगे कि ये तो सूट बूट वालों की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी के कुछ जो व्यापारी दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाली सरकार है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कोसते हैं और उन उद्योगपतियों को भी इस तरह से पेश करते हैं जैसे वो कोई क्रिमिनल हो। अच्छा, अपने राज्य में ये लोग उनसे इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, लेकिन बाकी जगह जो बिजनेसमैन हैं उनको एक अपराधी की तरह दिखाते हैं, जैसे वो देश के लोगों के दुश्मन हो, देश को लूट रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन्हें ये सूट बूट वाले कहते हैं, ये नरेंद्र मोदी के दोस्त बताते हैं, वही सूट बूट वाले कैसे आपकी नौकरी बचा रहे हैं, और नौकरियां बचा नहीं रहे बल्कि नौकरियां दे रहे हैं। कैसे दुनिया भर में जब लाखों लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो भारत इसकी चपेट से फिलहाल बहुत दूर है और भारत बड़े पैमाने पर नौकरियां बचाने में कामयाब हो रहा है। क्यों भारत में नौकरियां बच रही हैं या बचेंगी आपकी नौकरियां, आज उसको बताऊंगा। क्योंकि भारत में उस लेवल पर नौकरियां नहीं जा रही जैसा कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है, बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हो रहा है, जो कभी बड़ी अर्थव्यवस्था होती थी। सबसे पहले सुनिए कि दुनिया की हालत क्या है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है, हायरिंग को फ्रीज कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं, दुनिया में जो छटनी चल रही है उसको देखिए कि कैसे दुनिया में हालात खराब है। और जो लोग कहते हैं भारत श्रीलंका बन जाएगा, वो देखें भारत में क्या हो रहा है। आज कंपैरिजन देखिएगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो टेक कंपनियां हैं उनमें बीते कुछ वक्त में 1,05,000 नौकरियां गई हैं, 1,05,000 छटनियां हुई हैं, 1,00,000 लोगों की नौकरी चली गई है बीते कुछ वक्त में। जिसमें वो मेटा है, जिसको आप फेसबुक कहते हैं, फेसबुक मेटा उसकी पेरेंट कंपनी है, उसमें 11,000 की नौकरी गई। कुल स्टाफ का 13% है ये। ट्विटर, जिसे एलन मस्क ने खरीदा है, इसका तो आपको बताया ही था, यहां 75% कर्मचारी जो हैं निकाले जा रहे हैं ट्विटर के अंदर। भारत में ट्विटर के 200 स्टाफ थे, उसमें से करीब 80 को निकाल दिया। स्नैपचैट, जिसको आप दिन भर इस्तेमाल करते हैं, उसमें करीब 1,000 प्लस को निकाल दिया। माइक्रोसॉफ्ट, जिसके लैपटॉप पर, जिसके सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हैं अपने लैपटॉप्स में, उसमें हजारों को निकाला। नेटफ्लिक्स, जिस पर बैठकर आप फिल्में देखते हैं, नेटफ्लिक्स, उसमें कितना 500 प्लस को निकाल दिया। इंटेल, जिसका चिप लगा होता है आपके लैपटॉप कंप्यूटर में, करीब 20% छटनी की आशंका है वहां पर। यह हाल हो रखा है दुनिया में, बर्बादी चल रही है। और भारत में क्या होगा वो बताऊंगा अभी। आपकी नौकरी कब तक बचेगी बताऊंगा अभी। लेकिन पहले दुनिया का हाल देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम कहां हैं, किस हालत में। जिनके बारे में आपको बताया, इसके अलावा कई और बड़ी कंपनियां हैं जो छटनी कर रही हैं। जैसे स्ट्राइप करके एक कंपनी है, यह अमेरिका की बड़ी फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी है। अमेजन, उबर, जूम जैसी कंपनियां इसकी कस्टमर हैं। स्ट्राइप के मैनेजमेंट ने 8,000 स्टाफ को नौकरी से निकालने का ऐलान कर दिया, 8,000 लोगों। सीगेट अमेरिका की डेटा स्टोरेज कंपनी है, 40,000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने 3,000 स्टाफ को निकालने का ऐलान कर दिया कि इनको निकालो। ई कॉमर्स कंपनी है शॉपिफाई, जुलाई में 1,000 स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका की राइड शेयरिंग सर्विस देने वाली एक कंपनी है लिफ्ट, इसने 683 कर्मचारियों की छटनी कर दी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है कॉइन बेस, जुलाई में कंपनी ने 1,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था। आज 60 और लोगों को निकालने का ऐलान कर दिया।
अमेरिका की ऑनलाइन रियल स्टेट कंपनी है ओपन डोर, इसने अपने कुल 18% यानी 550 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी है सेल्स फोर्स, इसी हफ्ते कुछ स्टाफ को नौकरी से निकाला। कंपनी ने नंबर तो नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि 2500 लोगों की नौकरी यहां भी चली गई। कार कंपनी है फोर्ड मोटर्स, इसने इसी साल 3000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अमेरिका की रिटेल जायंट है वॉलमार्ट, इस साल 200 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। अमेरिका का मल्टीनेशनल बैंक है सिटी ग्रुप, सिटी बैंक है ना, सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर घूमते होंगे, उसने इसी हफ्ते 50 लोगों को निकाला है। ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंक है बार्कलेज, उसने भी इस हफ्ते 200 का स्टाफ जो है वो कम कर दिया। दुनिया की बड़ी वित्तीय सेवा देने वाली मॉर्गन स्टैनले ने भी छटनी के संकेत दिए। इसके अलावा यूएस बैंकिंग जायंट है गोल्डमैन सैक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली टेस्ला, मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है गूगल, बैंकिंग जायंट क्रेडिट सूज, छटनी करने वाली कंपनियों की लिस्ट इतनी लंबी है कि बताते बताते शो खत्म हो जाएगा, लेकिन कंपनियों के नाम खत्म नहीं होंगे। और यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि दुनिया में जो कहर बरप रहा है, दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, उससे आप कंपेयर कीजिए कि आज भारत कहां है। क्योंकि आईएमएफ कोई डेटा दे दे, वर्ल्ड बैंक कोई डेटा दे दे, गोल्डमैन माफ कीजिएगा मॉर्गन स्टैनले कह दे कि यह भारत का दशक है, हर चीज को कह देते हैं सरकार ने ये खरीद लिया, ये इसको सेट कर दिया, उसको मैनेज कर दिया, लेकिन भारत में जो आंखों से दिख रहा है उसको कौन मैनेज कर सकता है बॉस। ये दुनिया में चल रहा है कि नौकरियां खटाखट खटाखट, हर दूसरा आदमी ऐसा लग रहा है घर में बैठा हुआ है। कोई किसी को फोन करता है कि भाई अमेरिका में तेरी बची नौकरी, नहीं भाई मेरी भी चली गई, दोनों साथ में शाम में बैठ के लगाते हैं। इसके अलावा ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अभी छटनी शुरू तो नहीं है, लेकिन हायरिंग रोक दी है। जैसे अमेज़न है, वहां हायरिंग रुक गई। एप्पल कंपनी है जिसका आईफोन यूज करते हैं, वहां हायरिंग नहीं है, उनके पास नहीं है पैसा, बोल रहे नहीं हम अभी हायर नहीं कर पाएंगे। क्वालकॉम, यहां हायरिंग रोक दी गई है। मल्टीनेशनल कंपनियों में बड़े लेवल पर छटनी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी कमाई घट गई है और लॉस बढ़ गया है। टेक कंपनियों का उदाहरण आपको बताता हूं। इसी साल आप सुनेंगे, कान से धुआं फेंक देगा अभी जो आंकड़ा बताने जा रहा हूं कि इस साल क्या हुआ है। जो टेक कंपनियां हैं उनका हाल देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है। अभी फिर इंडिया पर आऊंगा, ये सब देखिएगा तब इंडिया का समझ में आएगा, इसलिए अभी इंडिया का बाद के लिए रखा कि आपकी नौकरी का क्या होगा, अभी बस आने वाला। इसी साल जनवरी से लेकर जून 2022 के बीच 2022 30 टॉप टेक कंपनियों ने, 30 कंपनियां जो टॉप टेक कंपनियां हैं, उनका लॉस सुनिएगा ना बॉस, लॉस सुनिएगा ना बॉस, कान से धुआं फेंक देगा। 347 लाख करोड़ रुपए गवा दिए हैं इन 30 कंपनियों ने। 347 लाख करोड़ रुपए गवाए हैं, मात्र 30 कंपनी का बता रहा हूं, और सिर्फ जनवरी से जून 2022 के बीच इनका यह नुकसान है। और इनका पूरे बाजार में बहुत बड़ा शेयर है। अनुमान है कि टेक मार्केट का ग्लोबल लेवल पर ऑल ओवर जो नुकसान हुआ है, ऑल ओवर इन 30 के अलावा भी मिला लीजिएगा, कुल नुकसान देखिएगा तो वो आ रहा है 484 लाख करोड़ रुपए। बड़े बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का जो बजट होता है वो 30-40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ होता है। इनका कंपनियों का सिर्फ बता रहा हूं नुकसान है 484 लाख करोड़ रुपए। यह दुनिया में चल रहा है। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जिस तरह से अपने कर्मचारियों को निकाल रही हैं, उनकी कहानियां भी बहुत दुख भरी हैं। नौकरी गंवाने वाले लोग सोशल मीडिया पर अपनी कहानियां शेयर कर रहे हैं। एक हिमांशु वी नाम से एक लिंक्डइन यूजर है, उसने लिखा कि मेटा यानी फेसबुक ने मैं अपनी नई नौकरी के लिए, वो बेचारा इंडिया से कनाडा गया, लेकिन नौकरी ज्वाइन करने के 2 दिन बाद ही उसको निकाल दिया। हिमांशु लिख रहा है कि मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कोई नौकरी हो तो मुझे बताओ भाई, चाहे इंडिया में हो या कनाडा में हो, कहीं भी हो, नौकरी करने को तैयार हूं। बेचारा अभी कनाडा पहुंचा था, अभी तो ढंग से सेल्फी नहीं ली होगी, फोटो नहीं खिंचाया होगा, उसकी नौकरी चली गई 2 दिन। एक है अनिका पटेल, इस यूजर ने लिखा कि वो फेसबुक में कम्युनिकेशंस मैनेजर है।
वो बता रही है कि मैटरनिटी लीव पर है, तभी उन्हें पता चला कि उनकी नौकरी चली गई। बताइए, मैटरनिटी लीव पर है, मां बनी है और नौकरी चली गई। अनिका पटेल को सुबह 5:35 पर ईमेल आया कि उन्हें फायर किया जाता। ये इन कंपनियों का हाल देखिए, सुबह 5:35 पर आदमी उठते ही पहली चीज, इतनी भी शर्म नहीं है कि दिन में भेज दें, कम से कम आदमी सेटल हो। उठते ही पहला मेल क्या मिल रहा है कि तुमको नौकरी से निकाल दिया। इसी तरह मेटा में काम करने वाले एंथनी वाइट और उनकी पत्नी जेस वाइट को एक साथ छटनी का मेल आ गया। और यही ट्विटर में चल रहा है, बड़े पैमाने पर छटनी। अफ्रीका में ट्विटर का एक ही ऑफिस है, 1 साल से यह ऑफिस बंद था, ऑनलाइन काम चल रहा था। फिर इसी महीने की 1 तारीख को अफ्रीका के घाना में स्थित ट्विटर का ऑफिस खुला। 3 दिन तक काम करने के बाद सभी कर्मचारियों को ईमेल आया कि उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा। सबको निकाल दिए, सबको। जो जिससे जाके पूछ रहा है तुम बचे, नहीं हम भी गए, तुम गए, हम भी गए, सबको निकाल दिया। उस पूरे ऑफिस में सिर्फ एक स्टाफ बचा है, एक स्टाफ। सब लोग को ऑफिस के बाहर छोड़ के आया होगा कि जाओ तुम लोग, मैं ही अकेला बच गया। एक स्टाफ रखा है। दुनिया की आर्थिक हालत कितनी खराब हो गई है उसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अमेरिका में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO हैं 30 साल के सैम बैंकमैन-फ्रॉइड। ये भाई की एक दिन में जो दौलत थी उसका 94% दौलत इसने गवा दी एक दिन में। बैंकमैन की नेटवर्थ $15 बिलियन थी और एक दिन में उसने $14.5 बिलियन से ज्यादा गवा दिए और उसकी नेटवर्थ जो है वो घटकर $1 अरब से भी कम रह गई। एक दिन में भाई जो है लुट गया, बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या, इतना पैसा है फिर भी बर्बाद तो नहीं कहलाएगा, लेकिन इतना मतलब पैसे के पहाड़ पर सोता था, अब पैसे की चटाई बन के रह गई। किसी अरबपति की टोटल नेटवर्थ के हिसाब से ये एक सबसे बड़ी गिरावट है। और ये तब है जब FTX दुनिया की सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक रहा है। और ये उस आदमी की कहानी है जो अप्रैल में ये कह रहा था कि वो अपनी सारी दौलत दान करना चाहता है। सोच समझ के बोलना चाहिए, कभी कभी भगवान सीरियसली सुन लेता है। वो दान करना चाह रहा था, भगवान ने ले ही लिया। एक मैगजीन ने तो अगस्त में बैंकमैन को अगला वॉरेन बफे कह दिया था। अब इसी व्यक्ति की ज्यादातर दौलत चली गई, कंपनी भी दिवालिया हो गई। इसी मंगलवार को बैंकमैन-फ्रॉइड ने FTX को क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस को बेचने की घोषणा की। यह आपने दुनिया का हाल देखा और यह इसलिए दिखाया कि जब तक दुनिया का हाल नहीं देखिएगा, अपने यहां का हाल क्या है आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको बताता हूं आपकी नौकरी पर कोई खतरा है या नहीं। अब आपको भारत के बारे में बताता हूं, भारतीय कंपनियों की हालत क्या है। अभी आपने देखा दुनिया भर में लाखों नौकरियां जा रही हैं, 484 लाख करोड़ का ये जो नुकसान आप देख रहे हैं, ये आप दुनिया के लिए देखें। अब जरा भारत का हाल देखिए। इंडिया साल 2022 में 2022 4 बड़ी टेक कंपनियां, अभी सुनते जाइएगा। आपने क्या सुना था? दुनिया में टेक कंपनियां लाखों लोगों को निकाल रही हैं। अब जो कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए। भारत की 4 बड़ी टेक कंपनियां 2022 में 1 लाख से ज्यादा निकाल नहीं चुकी बॉस। फ्रेशर्स को नौकरी दी है, फ्रेशर्स को नौकरी दी 1 लाख से ज्यादा। वहां 30 बड़ी कंपनियों का 3 लाख करोड़ से ज्यादा डूब गया, लाखों नौकरी चली गई। भारत में 4 बड़ी टेक कंपनियां जो हैं वो 1 लाख से ज्यादा नौकरी दे रही हैं। और इसमें कौन कौन सी बड़ी कंपनियां, जो 4 बड़ी कंपनियां बता रहा हूं, इन्फोसिस, विप्रो, सारी बड़ी कंपनियां हैं, कोई छोटी कंपनी नहीं है, TCS और HCL। 4 बड़ी टेक कंपनियां 1 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी दे चुकी हैं। 1,05,000 फ्रेशर्स को हायर किया है। इसके अलावा पिछले साल भारत की 6 बड़ी IT कंपनियों ने, 6 IT कंपनी भारत की, इन्होंने पिछले साल कितनी नौकरी दी थी आपको पता है? 2,60,000 नौकरी दी। भारत की 6 बड़ी कंपनी, IT कंपनी का बता रहा हूं।
तो दुनिया जब बर्बाद हो रही है, भारत में नौकरियां बंट रही हैं। केप जेमिनी, इसने एक साल में भारत में 35,000 लोगों को हायर किया है। इसके बाद आपको बताता हूं वो सूट बूट वाले रिलायंस, जिनके ऊपर कहा जाता है ये सूट बूट वाले देश को जैसे लूट रहे हो। रिलायंस इंडस्ट्री, देखिए और सुनिए और आंखें खोलिए। 2021-22 में रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया आपको पता है? इन्होंने 2,32,822 नई नौकरी दी। नई नौकरी दी है, यह आपको 2021-22 का बता रहा हूं। और इस साल के 6 महीने में 1,40,000 नई नौकरी। अब आप बताइए, और अभी 5G आ रहा है, यहां और नौकरियां मिलने वाली। तो जिनको सूट बूट वाला बता के हमारी नजरों में विलन बनाने की कोशिश होती है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आपको नौकरियां दे रहे हैं बॉस। और ये जो एक वैचारिक सोच बनाई गई कि सूट बूट वालों को विलन बताओ, वो देश में क्या कर रहे हैं देखिए। ये रिलायंस का बताया, मुकेश अंबानी की कंपनी। अब जरा अडानी ग्रुप का सुनिए। अडानी क्या कर रहे हैं? अडानी ग्रुप, और इनका कुछ का उदाहरण देता हूं आपको। इनकी नौकरियां जो आने वाली हैं, मिल रही हैं, वो देखिए। यूपी के अंदर 70,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और वहां 30 के प्लस नौकरी देंगे। यह अडानी ग्रुप का बता रहा हूं। राजस्थान में जो लोग बताते हैं सूट बूट वाले, उनके खुद के राजस्थान में निवेश चल रहा है। 65,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और यहां पर नौकरी जो देंगे वो 40,000 नौकरी देंगे। 40K प्लस नौकरी राजस्थान के अंदर। इसी तरह से ओडिशा, यहां पर कितनी नौकरी दे रही है अडानी ग्रुप? वहां पे करीब 57,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, यहां 10K 10,000 नौकरियां दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश, वहां 70,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं और 1,00,000 नौकरी देंगे। तो जिस वक्त दुनिया तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, वही सूट बूट वाले नौकरियां दे रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे। उनको भी चलाना है, उनको जरूरत है आपकी, लेकिन ये विलन नहीं है ना बॉस। इस माइंडसेट से निकलिए। महाराष्ट्र में 60,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में, और यहां पर 30,000 नौकरी, 30K। तो अगर इसको आप जोड़ लीजिए, 30,000, 40,000, 70,000, 80,000, 1,80,000 और 30,000, 2,10,000 नौकरी तो इतने ही राज्य में है। 2,10,000 नौकरी अडानी ग्रुप दे रहा है। रिलायंस का आपको बता दिया। तो सूट बूट ये विलन नहीं है भाई, ये भी हमारे ही हैं। और यहां आपको यह भी बता दूं कि कैसे गौतम अडानी भारत के लिए श्रीलंका में चीन को चुनौती दे रहे हैं। श्रीलंका का पुनरीन इलाका है जो भारत के दक्षिण छोर के काफी दूर है। यहीं पर गौतम अडानी रिन्यूएबल पावर प्लांट्स विकसित कर रहे हैं। इसी वजह से गौतम अडानी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में आ गए हैं। अडानी ग्रुप भारी निवेश से चीन की कंपनियों को टक्कर दे रहा है और चीन को चैलेंज जो दे रहा है वो चीन को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन सूट बूट वाले विलन हैं। अरे यही सूट बूट वाले आज भारत में नौकरियां बचा रहे हैं। भारत में नई जॉब्स के लिए बाजार के हालात क्या बता रहे हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट आपको बता देता हूं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में 59% कंपनियां नई नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। दुनिया में नौकरियां जा रही हैं, हमारे यहां 59-60% कंपनियां कह रही हैं हम नौकरी देने के लिए तैयार हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायरिंग जनवरी 2020 के बाद सबसे तेज गति से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 57% कंपनियां नई हायरिंग का प्लान बना चुकी हैं। भारत में नौकरियां इसलिए बच रही हैं, मन में आ रहा होगा ना कि भारत में क्यों बच रही हैं? अमेरिका में तो नहीं बच रही, ब्रिटेन में तो नहीं बच रही, दुनिया में तो जा रही हैं। भाई हमारे यहां इसलिए बच रही हैं क्योंकि अमेरिका और अच्छा, हमारे यहां ऐसा नहीं कि नहीं गई हैं। हमारे यहां जो कई यूनिकॉर्न्स थे उनमें अगर आप देखिएगा तो करीब 11,000 से ऊपर नौकरियां गई हैं। लेकिन वो यूनिकॉर्न्स हैं जो अभी बढ़ रहे थे, उनको विदेश से फंडिंग आनी बंद हुई या दूसरे जगहों से फंडिंग आनी बंद हुई तो उन्होंने नौकरी जो है वो कम की। लेकिन कहां वहां 11,000 और कहां 1,00,000 से ज्यादा नौकरियां देश भर में गई, दुनिया भर में गई। और देश में बड़ी कंपनियां तो नहीं निकाल रही ना।
लेकिन भारत में ऐसा क्या है जो दुनिया में नहीं है? भारत की अर्थव्यवस्था एक्चुअली दुनिया में सबसे मजबूत मानी जा रही है। अभी हाल में आईएमएफ ने भारत को दुनिया का ब्राइट स्पॉट कहा था। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8%, महंगाई दर 7.4%। जो लोग चिल्ला रहे हैं दुनिया में जो महंगाई दर है, सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है, भारत अभी भी बहुत बचा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन 1,47,686 करोड़, सितंबर का 26% का जंप है। जबकि दूसरे देशों की जीडीपी ग्रोथ, ब्रिटेन 3.6%, यूएस 1% के आसपास, चाइना 3%, जर्मनी 1.5%, जापान 2% से नीचे। और अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, बड़ी फाइनेंशियल एजेंसी मॉर्गन स्टैनले ने बताया था कि अगला दशक भारत का होगा, भारत की जीडीपी डबल हो जाएगी, 2027 तक भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने कहा था कि जीडीपी को $3 ट्रिलियन तक लाने में 1991 से 31 साल लगे, लेकिन जीडीपी में $3 ट्रिलियन और ऐड होने में सिर्फ 7 साल लगेंगे। यह भारत की ताकत है। और इस ताकत को जो लोग कहते हैं आईएमएफ गलत झूठ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक झूठ बोल रहा है, फलाना चीज को खरीद लिया और रेटिंग ले ली। बॉस, जिस दिन आप दफ्तर जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा कि भारत मजबूत हुआ है, इसलिए आप दफ्तर जा पा रहे हैं। दुनिया में लाखों लोग नहीं जा पा रहे। भारत में कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा, भारत में लोग पैसा लगा रहे हैं, इसलिए आपकी नौकरी बची। और इसलिए जो लोग एजेंडा चलाते हैं उनसे बच के रहिए। अच्छा, मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे अमेरिका की हालत खराब है, कैसे वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी करने पर मजबूर हैं, अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, महंगाई से बुरा हाल है। इसके बावजूद अमेरिका को खुद की नहीं बल्कि यूक्रेन के युद्ध की चिंता है। लेकिन अमेरिका यूक्रेन को बचा नहीं रहा, बल्कि कैसे तबाह कर रहा है। रूस नहीं बल्कि कैसे अमेरिका यूक्रेन को खत्म कर देगा, अब उसकी क्लास। यूक्रेन को जितना पुतिन तबाह नहीं करेंगे, उतना अमेरिका कर देगा। लिख लीजिए आप, क्योंकि अमेरिका फिर से यूक्रेन को उकसाने लगा है। अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देने जा रहा है, जबकि ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले यूक्रेन से कह रहा था कि वो रूस के साथ बातचीत न करने के अपने स्टैंड में कुछ नरमी लाए, जिससे ऐसे संकेत जाएं कि अगर बातचीत की कोई पहल होती है तो उसके लिए यूक्रेन तैयार है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन खत्म हुआ, ये भाइयों का अपना मकसद पूरा हो गया और अमेरिका ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, आग में घी डालना शुरू किया, पीछे से पंप करना शुरू किया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $400 मिलियन तक के हथियार और उपकरण देगा। $400 मिलियन कितना होता है? करीब 3200 करोड़ रुपए। अमेरिका ने जिस नई मदद का ऐलान किया है, उसमें यूक्रेन के लिए क्या क्या है, जरा सुनिए कैसे अमेरिका यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जो दे रहा है, उसमें हॉक डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइलें हैं, जो सालों से अमेरिका के स्टोरेज में पड़ी थी। 1980 में अमेरिका के पास करीब 27,000 हॉक मिसाइलें थीं, जिसमें से कुछ उसने अपने सहयोगी देशों को दे दी, कुछ मिसाइलें ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी ये मिसाइलें बची हैं जो अमेरिका में दशकों से धूल खा रही हैं। धूल खा रही ऐसी मिसाइलें अब यूक्रेन भेजी जाएंगी। 1960 के जमाने का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें यूक्रेन भेजने का मकसद यह है कि रूस के सस्ते ड्रोन का मुकाबला सस्ते में किया जाए। मतलब रूस तो ड्रोन भेज रहा है, अब उसको मारने में इधर से ज्यादा पैसा लग रहा है, तो अमेरिका कह रहा है काम करो, तुम मेरे कबाड़ से लड़ो। क्योंकि अमेरिका के आधुनिक NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च $12 लाख आता है, जबकि रूस का ड्रोन सिर्फ $20,000 का होता है। यानी रूस के $20,000 के ड्रोन को $12 लाख की मिसाइल से गिराना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका कह रहा है काम करो, इतना कहां तुम पे खर्चा करेंगे, तुम एक काम करो, हॉक मिसाइल भेज रहा हूं, ये पुरानी मिसाइल है, सड़ी हुई, गली हुई, पड़ी हुई मिसाइल है, बड़ी संख्या में मेरे पास है, तुम इसी से उसका ड्रोन गिरा दो। अपने यहां वॉर होता तो ऐसा करता, लेकिन यूक्रेन को दे कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 4 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। यह एयर डिफेंस सिस्टम भी पुराना ही है। 1990 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। बोस्निया, अफगानिस्तान, इराक के युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। यह सिस्टम शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो खास तौर पर कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर से बचाव किया जा सकता है।
तो एक और कबाड़ उठाकर दे दिया यूक्रेन को, लो इससे लड़ लो। जैसे घर में नहीं होता है जो आपका बचा हुआ खाना है, वो दोस्त को ये बोल के खिलाते हैं कि अरे यार जबरदस्त बना था, तेरे लिए 6 दिन से फ्रिज में रखा हूं, खा ले। अब उसका पेट खराब होगा, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्त से दोस्ती तो है नहीं, अपना खाना निपटाना है। वैसे ही कबाड़ अमेरिका को सटाना है, तो वो यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन की बुद्धि कब चलेगी मुझे नहीं समझ में आता। अमेरिका ने करीब 192 स्ट्रिंगर मिसाइल जो है वो भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया। स्ट्रिंगर एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम होता है जिसे कंधे से रखकर ले जाया जा सकता है और कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। स्टिंगर मिसाइल्स का इस्तेमाल 1981 से हो रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में स्टिंगर मिसाइलों को बहुत कामयाबी मिली थी। एक स्टिंगर की कीमत करीब $1,20,000 बताई जाती है। वो नहीं देखते कंधे पर रख के, फिल्मों में नहीं दिखाते ऐसे झक से मारा निकल के चला जाता, वही वाला। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेन को हिमार्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद देगा। हिमार्स का मतलब है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यह एक मिसाइल लॉन्चर है जो 5 टन के ट्रक पर लगा होता है और जो कुछ ही समय के अंतराल में 6 जीपीएस गाइडेड मिसाइलें लॉन्च कर देता है, यानी 6 पैक मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज करीब 80 किलोमीटर होती है। युद्ध में हिमार्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने जून जुलाई से शुरू किया था और इसी की वजह से अब तक युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। अमेरिका ने करीब 16 हिमार्स यूक्रेन को दिए थे, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक अगर रूस को पीछे धकेलना है तो उसे कम से कम 150 हिमार्स चाहिए और हिमार्स के एक रॉकेट की कीमत $1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ रुपए होती है और पूरे सिस्टम की कीमत $65 लाख यानी करीब 53 करोड़ रुपए आती है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को जो मदद देने का ऐलान किया है उसमें 21,000 आर्टिलरी राउंड्स 155 mm, 500 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स, 10,000 मोटार राउंड्स 120 mm के, 100 हमवी यानी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, 400 ग्रेनेड लॉन्चर्स, 2 करोड़ राउंड्स गोलियां, छोटे हथियार, रास्ते की रुकावट को हटाने वाले उपकरण, वेदर प्रोटेक्टिव गियर, ये सब अमेरिका देगा बोल रहा है। एक तो समझ में नहीं आता कि उधार ले लेके यूक्रेन लड़ क्यों रहा है। भाई अपनी नहीं है हैसियत लड़ने की तो युद्ध खत्म करो। तुमने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, तुम्हारे चक्कर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तुम उधार ले लेके जो है वो अमेरिका से अमेरिका से उधार लेके रूस से लड़ रहे हो और यहां लोगों को तुम्हारे चक्कर में उधार ले लेके घर चलाना पड़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही हैं। अमेरिका की तरह उसके सहयोगी भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने में जुटे हैं। इस सैन्य मदद से होगा यह कि युद्ध और लंबा खींचेगा। अब तक 261 दिन का युद्ध हो चुका है और तब यह हाल है कि लाखों करोड़ कंपनियों के डूब रहे हैं, फिर भी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि पुतिन की सेना को यूक्रेन के खेरसोन से पीछे हटना पड़ा। खेरसोन शहर से पुतिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। खेरसोन वो 4 यूक्रेनी इलाकों में से एक है जहां रूस ने 2 महीने पहले कब्जा कर लिया था और इस रूस का हिस्सा भी घोषित कर दिया, लेकिन रूस अब यहां से पीछे हट गया है। तो इसे पश्चिमी देश पुतिन की बड़ी हार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन जंग हार रहे हैं, लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सोच समझकर खेरसोन से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और खेरसोन जैसे इलाके में सप्लाई चेन को बनाए रखना और कठिन मौसम के बावजूद वहां पर सैनिकों का टिके रहना फिलहाल समझदारी नहीं थी। तो रूस यहां से लड़ रहा है और ये लोग यहां को ताक पर रख दिए हैं और यूक्रेन को लड़ाए जा रहे हैं। कहा जाता है ना, किसी युद्ध को किसी एक इवेंट से आंकना सही नहीं है। कई बार युद्ध में छोटी छोटी लड़ाइयां रणनीतिक प्लान के तहत जानबूझकर भी हारी जाती हैं, जिससे आगे कुछ और बड़ा प्लान किया जाए। इसलिए बहुत मुमकिन है कि यह कोई जाल हो सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर हमला करके या उन्हें मार गिराकर खेरसोन पर दोबारा कब्जा नहीं किया, बल्कि रूस ने खुद छोड़ा। इसके अलावा पुतिन के फैसले की टाइमिंग भी देखनी चाहिए। खेरसोन से पीछे हटने का फैसला पुतिन ने तब लिया जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो गए, यानी पुतिन ने बाइडेन को यह मौका नहीं दिया कि बाइडेन इलेक्शन में इसका क्रेडिट लेते। इसके अलावा इंडोनेशिया में G20 की मीटिंग होने वाली। खेरसोन से पीछे हटने के बाद रूस के मामले में G20 की मीटिंग में कूटनीतिक मोर्चे पर क्या होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। यानी अभी साफ तौर पर कोई यह नहीं कह सकता कि खेरसोन से पुतिन ने अपनी सेना हटाने का फैसला
क्या सोच समझ कर लिया या इसके पीछे इनके इरादे क्या हैं? फिर भले ही पश्चिमी देश इसे पुतिन की हार बता रहे हैं, लेकिन यह युद्ध चला जा रहा है और इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को नौकरी गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। आज पाठशाला में आगे आपको उस युद्ध की भी बात बताऊंगा जो शिवाजी मुगल काल में हुआ करता था, और शिवाजी की तलवार के बारे में भी बताने वाला हूं जिससे औरंगजेब कांपता था। वो चैप्टर अभी आने वाला है, लेकिन उससे पहले पाठशाला में अब फ्राइडे की स्पेशल क्लास, और इसमें आपको बताऊंगा कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को आजकल कौन सा डर बहुत सता रहा है। भाई आज फ्राइडे है, बॉलीवुड के लिए बड़ा दिन होता है। फ्राइडे को फिल्में रिलीज होती हैं। पहले बॉलीवुड के सुपरस्टार्स बड़े धूम धड़ाके के साथ अपनी फिल्म फ्राइडे को रिलीज कर देते थे, लेकिन आज हालात ये बन गए हैं कि ये सुपरस्टार्स फ्राइडे का नाम सुनकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं। पहले भी डरते होंगे, लेकिन आज वो डर बहुत बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ गया है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इन सुपरस्टार्स की फिल्मों में पैसा लगाने वाले प्रोड्यूसर्स घबराए हुए हैं, डायरेक्टर घबराए हुए हैं। पहले सोचते थे कि अरे शाहरुख खान पे पैसा लगा दिया, ये कहां जाना है, आमिर पे लगा दिया, सलमान पे लगा दिया, अक्षय पे लगा दिया, ये तो पैसा वापस आना है। प्रोड्यूसर डर रहे हैं इन बड़े बड़े स्टार्स पर फिल्में लगाने से, पैसा लगाने से। पूरी की पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री सहमी हुई है। इतना घबराए हुए हैं ये लोग कि अपनी फिल्मों की रिलीज डेट टालने में जुट गए। और वहीं दूसरी तरफ साउथ की फिल्में रिलीज हो रही हैं, करोड़ों कमा रही हैं। साउथ की फिल्में पुष्पा हो रखी हैं कि झुकेगा नहीं, और हिंदी फिल्में जो हैं वो पुष्पा का रिवर्स हो रखी हैं, उठेंगी नहीं। साउथ की फिल्मों को इस बात का डर नहीं है कि उनकी फिल्में रिलीज होंगी तो क्या होगा। साउथ के फिल्मकार आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी फिल्म में दम है और लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। जबकि एक वक्त था कि साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड से बहुत कम तवज्जो दी जाती थी। लोग टाइम पास देखते थे साउथ की फिल्में, डबिंग वाली, लगाओ देखें जरा, टाइम पास हो रहा, जरा इनका मसाला देखें। लेकिन यही साउथ की फिल्में आज साउथ से लेकर नॉर्थ तक पूरा भारत पसंद कर रहा है। और तो और आप हैरान रह जाएंगे कि साउथ की फिल्में अब बॉलीवुड वालों को डरा रही हैं। हालत यह है कि साउथ की फिल्मों के डर से हिंदी फिल्मों की रिलीज डेट आगे खिसक रही है। कैसे, अभी आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ उदाहरण देखिए। एक फिल्म आ रही है आदि पुरुष, इसका ट्रेलर तो आपको याद ही होगा, जिसमें बड़ा बवाल हो गया था कि रावण को और हनुमान का जो लुक है उसको लेकर सवाल खड़े हो गए थे। कहा गया था कि रावण को खिलजी जैसा दिखा दिया गया है। इस फिल्म को पहले जनवरी 2023 में रिलीज होना था, लेकिन रिलीज होने की डेट जनवरी से बढ़ाकर अब जून 2023 कर दी गई। तो ये जो फिल्म आई आदि पुरुष, आदि पुरुष, ये कब होना था रिलीज? जैन 2023 में पहले, और अब कब है? अब ये हो गया है जून 2023 में रिलीज हो, आगे बढ़ गई। इतना बवाल हो गया कि इधर धक धक हो गया इनका। एक और फिल्म के बारे में आपको बताता हूं। यह फिल्म है टाइगर 3, जो सलमान खान की फिल्म है। इस फिल्म के 2 सीक्वल वो आ चुके हैं, सलमान खान वाली, हिट भी थे। लेकिन बॉलीवुड का डर देखिए कि टाइगर 3 की रिलीज डेट भी बढ़ा दी गई। टाइगर 3 ये फिल्म जो है सलमान खान की, इसको पहले कब आना था? 21 अप्रैल 2023 को रिलीज होनी थी। अब इसकी डेट जो है वो बढ़ गई, नवंबर चली गई, नवंबर 2023 सीधा आगे। कैसे बढ़ गई भाई, क्यों बढ़ गई? जो खबरें निकल रही हैं, कहा जा रहा है कि जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्में पिट रही हैं, उसे देखकर इस फिल्म पर अभी और काम किया जा रहा है। मतलब फिल्म को फाइन ट्यून कर रहे हैं कि कम से कम हिट हो जाए। 21 अप्रैल से बढ़ाकर सीधा नवंबर में चले गए, अब 2023 के नवंबर में आएगी। सलमान खान की एक और फिल्म, किसी का भाई, केकेबी, किसी की जान, केकेजे नाम देखिए, किसी का भाई किसी की जान। यह फिल्म अगले महीने दिसंबर में आनी थी, दिसंबर 2022 में। अब यह बढ़कर कहां चली गई आपको पता है? अब यह ईद में आएगी 2023 में।
ईद 2023, किसी का भाई किसी की जान, लेकिन अटकी है सबकी जान। अच्छा, क्रिसमस पर कैटरीना कैफ की एक फिल्म आने वाली थी, उसका नाम था मेरी क्रिसमस। ये कैटरीना कैफ की फिल्म आ रही थी। अब नाम ही है मेरी क्रिसमस, तो इसको आना था दिसंबर 2022 में। और ये मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्रीराम राघवन की फिल्म है, जिन्होंने बदलापुर, अंधाधुन जैसी हिट फिल्में बनाई। 23 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज होनी थी। अब बताया जा रहा है कि यह रिलीज कब होगी, आपको पता है? 2023 में रिलीज होगी। कब होगी अभी पता नहीं, लेकिन 2023 में होगी। अब या तो 2023 के क्रिसमस में रिलीज करो, नाम ही है मेरी क्रिसमस, तो या तो क्रिसमस का वेट करो, और नहीं तो पहले करोगे तो लोग कहेंगे अरे मेरी क्रिसमस में बना के ये कैसी क्रिसमस मना रहे। कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस आने वाली। इसके अलावा टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत भी लाइन में है, लेकिन फिल्मों के नुकसान को देखकर अब गणपत भी अगले साल पर टल गई। कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स और स्टार डायरेक्टर्स के अंदर फ्लॉप का डर बैठ गया, और यह डर पहले भी होता था, लेकिन अब आजकल साउथ की फिल्में जिस तरह से बंपर कमाई कर रही हैं और हिंदी की फिल्में चल नहीं पा रही हैं, तो डर चरम पर चला गया। कोई भी प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पहले क्या था कि नंबर अच्छे आ जाएं, क्लास में लड़के को लगता था, क्योंकि आप क्लास के टॉपर टाइप थे, अच्छा करते थे, दूसरे कम नंबर लाते थे। अब क्या हो रहा है कि दूसरे अच्छे ला रहे हैं, अब आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि दूसरे के तो अच्छे आ रहे, तेरे क्यों नहीं आ रहे बेटे। इस चक्कर में इनका फ्लॉप का डर जो है वो बढ़ गया है बॉलीवुड। फिल्म गणपत के एक्टर टाइगर श्रॉफ अगस्त में इस फिल्म को बड़े जोर शोर से टीजर इसका लॉन्च किया था। अच्छा, आखिरी लाइन क्या लिखी टाइगर श्रॉफ ने? 23 दिसंबर को आ रेला है गणपत। अब पब्लिक पूछ रही है कब आ रेला है गणपत। 23 दिसंबर को आ रेला था, किधर जा रेला है, किधर गायब हो गया। फिल्म के टीजर पर दावा किया गया था कि फिल्म जब आएगी तो सबकी हवा टाइट हो जाएगी, लेकिन फिल्म पर खतरे को देखकर इस फिल्म के मेकर की हवा टाइट हो गई लग रहा है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में अभी काम बचा हुआ है। इतना डर बैठ गया है बॉलीवुड के अंदर। यही तर्क फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने भी दिया। उन्होंने दलील दी है कि आदि पुरुष केवल एक फिल्म नहीं, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। दर्शकों को एक अद्भुत अनुभव देने के लिए आदि पुरुष के निर्माण से जुड़े लोगों को थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता है। आदि पुरुष अब 16 जून 2023 को रिलीज होगी। अरे भाई, जब यह फिल्म हमारी संस्कृति का प्रतीक है, तो हनुमान जी और रावण का लुक मुगलिया क्यों बना दिया? यह कौन सी संस्कृति थी? दरअसल फिल्म का इतना विरोध हो गया कि फिल्म मेकर को लगा कि कहीं दर्शक बॉयकॉट ना कर दें, इसलिए फिल्म बनाने के बाद अब नए सिरे से बदलाव करने शुरू किए गए और सोच रहे होंगे कि थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। आज आपको कुछ हिंदी फिल्मों की लिस्ट बताता हूं जिन्हें दर्शकों ने नकार दिया। सुनिए हिंदी फिल्मों की क्या हालत हो रखी है। कुछ दिन पहले रणवीर कपूर की एक फिल्म आई थी, ब्रह्मास्त्र, आपने भी देखी होगी। इसमें रणवीर के अलावा आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, साउथ के स्टार नागार्जुन, सबको डाल दिया। 410 करोड़ रुपए में फिल्म बनी और पूरे दुनिया में मिला के कमाई 418 करोड़ रुपए। 8 करोड़ के लिए इतना तामझाम हुआ। इतने बड़े बजट की फिल्म अभी तक सिर्फ अपनी लागत निकाल पाई है, कमाना तो बहुत दूर की बात है। और एक दौर था ये लोग 400, 500, 300 करोड़ तो ऐसे ही कमा लेते थे। रणबीर कपूर की एक और फिल्म आई थी, शमशेरा, 150 करोड़ में बनी और 63 करोड़ 58 लाख रुपया कमा पाई। शमशेरा का बॉक्स ऑफिस पे जो शेयर है वो बिल्ली निकली। मिस्टर परफेक्शनिस्ट है आमिर खान, बहुत रिसर्च और तैयारी के साथ फिल्म बनाते हैं। इनकी भी फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, 1994 में आई, हॉलीवुड की मशहूर फिल्म फॉरेस्ट गंप की कॉपी थी। इस फिल्म को ऑस्कर मिला, लेकिन आमिर खान ने इस ऑस्कर विनिंग फिल्म की ऐसी कॉपी की कि वो कमाई की कॉपी ही नहीं कर पाई और उनकी अपनी छवि पर डेंट लगा सो अलग। 180 करोड़ रुपए में फिल्म बनाई, 129 करोड़ रुपए कमा पाए। और ये वो आमिर खान है जिनका दंगल जो है वो 1000 करोड़ के ऊपर चला गया कमाई।
ये दिन आ गए इन लोगों को। अक्षय कुमार की बात कीजिए, उनकी हिट फिल्म का चेहरा उनको माना जाता है कि हिट होगी ही फिल्म। कुछ महीने पहले उनकी फिल्म आई थी सम्राट पृथ्वीराज। फिल्म देखने से पहले ट्रेलर देखकर लोग माथा पकड़ लिए। महंगे बजट वाली यह फिल्म 170 करोड़ रुपए में बनी थी, 90 करोड़ रुपए की कमाई के साथ चली गई। इस फिल्म में अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आई, लेकिन कमाई भी तो समझ में नहीं आई। यह हाल है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, इसलिए डर जो कह रहा हूं वो समझिए। यह हिंदी फिल्मों का हाल है। जरा साउथ की फिल्मों का हाल सुनिए। साउथ की एक फिल्म आई थी, जरा दक्षिण भारत का हाल देखिए। हिंदी फिल्में ठस ठस हो रही हैं और साउथ की फिल्में जो हैं उनकी हालत देखिए क्या है। एक फिल्म आई कांतारा। कांतारा थिएटर में लगी हुई है। यह फिल्म कितने में बनी आपको पता है? 16 करोड़ रुपए में बनी। 16 करोड़। और इस फिल्म की कमाई अभी तक कितनी हो चुकी है पता है? 350 करोड़ रुपए। और अभी चल रही है भाई। 16 करोड़ में बनाया, 350 करोड़ रुपए जेब में डाल के बैठे हुए हैं। यहां 410 करोड़ में बनाकर 418 करोड़ कमा रहे हैं और बाकी तो वो भी नहीं कमा रहे। इससे पहले कन्नड़ फिल्म आई थी KGF, ये आपने देखी होगी। ये 100 करोड़ रुपए में बनी थी और इसकी कमाई सुनिए 1000 करोड़ रुपए। 100 करोड़ में बनाए, 100 करोड़ रुपए में बनाई फिल्म और 1000 करोड़ रुपए कमाए। नोट गिनने के लिए लोग रखने पड़े होंगे कि तेरा तू भी गिन, तू भी गिन। इसी तरह एक फिल्म आई थी RRR, ट्रिपल R। यह फिल्म 400 करोड़ में बनी, 400 करोड़ में, और इसने भी 1000 करोड़ प्लस कमाया। प्लस 400 करोड़ में बनाया, 1000 करोड़ जेब के अंदर। यह है दक्षिण भारत की फिल्में जो नोट छाप रही हैं। अच्छा, आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि साउथ की फिल्में क्यों चल रही भाई और हिंदी फिल्में क्यों पिट रही? इसके 4-5 बड़े कारण बताए जाते हैं, उसके बारे में बात करता हूं। पहला क्या है कि हिंदी फिल्में फ्लॉप क्यों? सुनिए कहानी। हिंदी फिल्में फ्लॉप क्यों है? अब इसके कारण सुनिए। एक पहला कारण जो कहा जा रहा है कि ओरिजिनल कहानी नहीं है। ओरिजिनल कहानी नहीं रह रही है। साउथ की रीमेक, हॉलीवुड की रीमेक, इधर उधर से रीमेक उठाया, पुरानी घिसी पिटी कहानी पे बना दिया। तो ओरिजिनल स्टोरी पर बहुत काम करने की इनको जरूरत है। कहीं ना कहीं से कॉपी करके बना रहे हैं, या कॉपी वैसे ना हो तो कॉन्सेप्ट कॉपी है, ऐसा लगता है, देखा हुआ है, सुना हुआ है, उस टाइप से। दूसरा, एक्टर की तैयारी जो है ना वो अधूरी है। जो बड़े बड़े स्टार्स है ना, इनकी एक्टिंग हम लोगों को समझ में आ गई कि इसी हिसाब से चल रहा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, आप जरा तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे लुक से लेकर तो एक तो एक्टर की तैयारी, और इतने बड़े बड़े एक्टर हैं पर ऐसा लग रहा है किसी फ्रेमवर्क में फंस गए, उससे निकल नहीं पा रहे। तीसरा, जो सिंडिकेट चलता है, जो एक तरीके का कॉकस चलता है, वो नहीं टूट रहा है बॉलीवुड के अंदर। हीरो हीरोइन सब सेट हैं। ये वाला डायरेक्टर बनाएगा तो इन्हीं के साथ बनाएगा, ये वाले प्रोडक्शन की फिल्म होगी तो इसी के साथ होगी। नया वाला कितना अच्छा काम कर ले वो नहीं। हम 4 लोग हैं, हम साथ हैं, हमारा परिवार है, अब वो मानते हैं परिवार, और उसी के साथ काम करें। फिल्म डूब जाए तो डूब जाए। जैसे पॉलिटिक्स में कल आपको बताया, समाजवादी पार्टी परिवारवाद से नहीं निकल पा रही, ये लोग भी नहीं निकल पा रहे, इनका अपना परिवार चल रहा। और चौथा कारण जो मैं आपसे कह रहा था कि मेहनत की कमी दिखती है। मतलब एक आदत हो जाती है ना कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारे पास तो नोट आना ही। एक बड़े डायरेक्टर ने हाल में बताया था कि पहले एक्टर्स एक एक सीन के लिए बहुत मेहनत करते थे। एक सीन को शूट करने के में इन भाई लोगों के हीरो फिक्स, हीरोइन फिक्स, डायरेक्टर फिक्स, सब फिक्स। लेकिन सक्सेस तो फिक्स नहीं है ना बॉस। दूसरे काबिल एक्टर को काम ही नहीं देना चाहते, भले ही कितनी अच्छी एक्टिंग करता हो। आज भी हम लोग सुशांत सिंह राजपूत को थोड़े ही भूले।
लोग भूल गए, मैं तो नहीं भूला सुशांत सिंह राजपूत। कुछ साल पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म है, इस पर बहुत बहस हुई। सुशांत को क्या दिक्कतें आई, इसको लेकर बड़ी चर्चा हुई। आज भी सुशांत का चेहरा देखिए तो दिल में दर्द सा महसूस होता है कि इसके साथ क्या हो रहा था। लोगों ने खुलकर कहा कि स्टार किड्स के सामने बाहर से आए एक्टर को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें बड़े डायरेक्टर फिल्म नहीं देना चाहते। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर काबिल को काम दे दिया तो स्टार के बच्चों को कौन काम देगा, उनका करियर भी तो बनना है। लेकिन आप कब तक काबिल एक्टर को रोक लेंगे? जैसे मौका मिलता है काबिल एक्टर अपने आप को साबित कर देता है। अच्छा, यह भी नहीं है कि स्टार किड्स काबिल नहीं, वो भी काबिल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उनकी मेहनत कम होती है, मतलब उनके लिए संघर्ष कम होता है जो बाहर से आ रहे हैं उनके मुकाबले। तो स्टार किड्स नहीं है, उनको आप देखिए वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। फिर भी एक जो वर्ग जो इनको स्टार बनाता है, वो उस तरह से इनको स्टार नहीं बनाता जैसे वो बाकी दूसरे लोगों को बनाता आया इतने साल। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक नाम देखिए, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक नाम है आयुष्मान खुराना। ये भाई इतनी शानदार एक्टिंग कर रहे हैं, इतनी शानदार फिल्में चुन रहे हैं आयुष्मान खुराना, सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पर और आसपास जो कहानियां हैं उन पर बनी फिल्मों के दम पर ये चल रहा है। 2018 में इनकी एक फिल्म आई थी अंधाधुन, और उसने कितने कमाया आपको पता है? 32 करोड़ में बनी, 32 करोड़ में बनी। कौन सी फिल्म? अंधाधुन। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस फिल्म का कितना था? 456 करोड़ कमाए इस फिल्म में, 456 करोड़। बाहर से आया एक लड़का जो किसी नेपोटिज्म के लिए की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा, शेयर अपना काम, अपनी मेहनत, फिल्मों का सिलेक्शन, फिल्मों की कहानियों पर काम करना, मेहनत करना। 32 करोड़ की फिल्म 456 करोड़ कमा रही है। लेकिन आज भी क्या आयुष्मान खुराना को, मैं तो मीडिया से भी पूछता हूं, हम लोग भी सोचते हैं इस बारे में कि क्या हमने आयुष्मान खुराना को किसी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसा दिखाया है कि ओ माय गॉड आयुष्मान खुराना की फिल्में आ रही हैं? एक और एक्टर है जिनका फिल्म इंडस्ट्री से पुराना नाता है, राजकुमार राव। ये लोग क्या शानदार काम कर रहे हैं बॉस, बाहर से आकर अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, अपनी जमीन खुद तैयार कर रहे हैं। इनकी एक फिल्म आई थी स्त्री, ओ स्त्री घर मत आना, लेकिन फिल्म में इतने घर, इसका पैसा इतना आया, 23 करोड़ में बनी ये फिल्म, 23 करोड़ में बनी। और इस फिल्म की कमाई जो है वो 180 करोड़। अब आप बताइए बॉस, कहानी चल रहा है, स्टार चल रहा है, ये है असली स्टार, लेकिन इनकी बात नहीं। और जो लोग उसी सिस्टम में फंसे हैं कि तुम जो है मेरे आसपास के हो, तुमको ले लूंगा, तुम फलाने के बेटे हो, तुम फलाने की बेटी हो, तुम मेरे साथ काम कर चुके हो, तुम मेरे ये दोस्त हो, वो दोस्त हो, उन्हीं लोगों को ज्यादा नुकसान हो रहा है। कार्तिक आर्यन, जिन्हें हाल ही में करण जौहर ने अपनी फिल्म से निकाल दिया था, उनकी एक फिल्म आई थी भूल भुलैया 2, 80 करोड़ में बनी और 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए भाई, 200 करोड़ से ज्यादा। और फिर भी कोई सुधार जो है वो नजर नहीं आता कि भाई इतना कुछ हो गया तो हम जो है इसको चेंज कर लें। और ईमानदारी की कमी थी। अब पाठशाला में जरा शिवाजी का चैप्टर लगाइए। हमने वादा किया लोगों से कि हम शिवाजी का चैप्टर दिखाएंगे, शिवाजी की तलवार की बात करेंगे, और शिवाजी की उस तलवार के बारे में आज आपको बताऊंगा जिससे औरंगजेब की हालत खराब हो जाती थी, उसको डर लगता। शिवाजी की वो तलवार कौन सी थी, क्यों उससे मुगल जो हैं वो परेशान हो जाते थे, आज आपको उसके बारे में बताने वाला। और चूंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है तो देखूंगा अगर समय कम बचेगा तो फिर हम उसको जो है वो सोमवार को आधा हिस्सा उसका बताएंगे। लेकिन पाठशाला में अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का चैप्टर। छत्रपति शिवाजी भारत के उन हिंदू राजाओं में एक जिन्होंने जीवन भर हिंदू स्वराज की स्थापना के लिए प्रयास किया।
कल यानी 10 नवंबर को सतारा के प्रतापगढ़ जिले में हुए युद्ध की 363वीं वर्षगांठ। इसी युद्ध में शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार गिराया था। यह वही अफजल खान है जिसे शिवाजी ने बगनखे से मारा, जिसके बारे में आपने भी किताबों में पढ़ा होगा। शिवाजी की वीरता और उनके साहस के बारे में कई बार बात की गई। आज हम आपको शिवाजी महाराज की उस तलवार का इतिहास बताएंगे जिससे मुगल बादशाह औरंगजेब भी डरता था। अक्सर महाराणा प्रताप की तलवार का जिक्र किया जाता है कि बहुत भारी तलवार थी, कैसे मुगल हमलावरों पर बिजली की तरह गिरती थी। लेकिन शिवाजी की तलवार भी महाराणा प्रताप की तलवार से कम नहीं थी। हिंदू गौरव शिवाजी की तलवार कहां है और क्यों उस तलवार की आज चर्चा हो रही है, पाठशाला में आज आपको यह सब बताऊं। शिवाजी की तलवार की आज चर्चा इसलिए हो रही क्योंकि महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने शिवाजी की प्रसिद्ध तलवार को इंग्लैंड से भारत लाने की बात की। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि 2024 में शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं जयंती मनाई जाएगी। पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में हम ब्रिटेन से शिवाजी की जगदंबा तलवार वापस लाना चाहते हैं। यह हमारे लिए बहुत अहम है। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से बात की है। अब ब्रिटेन में भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यह तलवार हमारे लिए गर्व का विषय है। छत्रपति शिवाजी के पास वैसे तो बहुत सारी तलवारें और हथियार थे, लेकिन उनकी 3 तलवारें इतिहास में प्रसिद्ध हैं। भवानी तलवार, जगदंबा तलवार और तुलजा तलवार उनके तलवारों के नाम थे। ये वो तलवारें हैं जिनसे शिवाजी ने न जाने कितने आक्रांताओं को मार गिराया था। इन तीनों ही तलवारों की कहानी बहुत दिलचस्प है। और इन तीनों तलवारों की कहानी क्या है, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, लेकिन समय साथ नहीं दे। समय हो गया खत्म, लेकिन पाठशाला थोड़ी खत्म हो रहा है। सोमवार को लौटेंगे तो शिवाजी की इन 3 तलवारों के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। जबरदस्त कहानियां हैं, आपको सुननी चाहिए। तो सोमवार को पाठशाला में मिलेंगे। तब तक नमस्कार।